मेरा नाम डॉक्टर पुनीत अहलूवालिया है। मैं यूरो ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जरी का डायरेक्टर हूँ मेदांता गुरुग्राम में। जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं, यानी कि जो किडनी के, यूरिनरी ब्लैडर के या मेल्स में प्रोस्टेट के मेनली कैंसर्स हैं, इसके अलावा टेस्टिकुलर, पिनाइल और एड्रीनल ट्यूमर्स होते हैं। ये जो कैंसर्स हैं, इनका शुरुआती स्टेज में, पहली स्टेज में जो इलाज है वो सर्जिकल होता है। और 70 टू 80% जो सर्जिकल इलाज होता है, ये किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और जो अपना प्रोस्टेट है, इनका जब हम सर्जरी करते हैं तो इसमें रोबोट का रोल होता है। रोबोटिक सर्जरी में बेसिकली जो ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो कठिनाइयाँ आती थी, उसको दूर किया गया है, ताकि उसके जो नुकसान थे, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसको पूरा करने के लिए रोबोट का इन्वेंशन हुआ था। सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट रोल था वो प्रोस्टेट कैंसर में था, बट बाकी यूरोलॉजिकल कैंसर्स में भी, कॉम्प्लेक्स किडनी ट्यूमर्स में, जिसमें कि हम सिर्फ किडनी का ट्यूमर निकाल पाते हैं रोबोट के द्वारा, पूरी किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ब्लैडर कैंसर, जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उसमें जब ब्लैडर निकल जाता है तो आंत से जब ब्लैडर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो भी रोबोट के द्वारा। इतनी मेजर सर्जरी बगैर किसी बड़े चीरे के आप कर सकते हो, जिससे कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो पेशेंट एक प्रोस्टेट और किडनी के ट्यूमर्स में 1 से 2 दिन में, 24-48 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। जिस दिन सुबह सर्जरी हो, उस दिन शाम को चल सकता है, नॉर्मल खाना खा सकता है, कोई बड़ा चीरा नहीं लगता। तो ये सारे फ़ायदे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जो रोबोटिक सर्जरी है बेसिकली, उसमें जो लैप्रोस्कोपिक से ये फ़ायदा है कि वो एक तो 3 डायमेंशनल है, ठीक है? और उसके अलावा उसमें जो मैग्नीफिकेशन है, 10 गुना बड़ा मैग्नीफाइड उसमें दिखता है। और साथ में उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो जो ये हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जैसे प्रोस्टेट है, वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के नीचे हिस्से में होता है, यानी कि डीप सीटेड ऑर्गन होता है। तो जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई बारी उससे टाँके लेने में, उससे ब्लीडिंग कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो रोबोट से ये बहुत आसानी से लिया जा सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का टिप होता है, वो आप किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो, जिसको कि एंडोरिस्ट फंक्शन कहा जाता है। तो इस फंक्शन की वजह से ये काफ़ी कारगर रोबोटिक सर्जरी साबित हो रही है। सर ये जो है कि इसका इलाज, चूँकि आपने बताया कि रोबोटिक सर्जरी फर्स्ट स्टेज में हो सकती है। अगर मरीज़ सेकंड स्टेज में है तो क्या ये संभव है कि उससे देखिए, इलाज फर्स्ट की स्टेज में इसका इलाज क्यूरेटिव इलाज होता है, ठीक है? अगर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज है, अगर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है उस स्टेज में, तो रोबोटिक सर्जरी उससे भी की जा सकती है। तो जो अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, तो रोबोटिक सर्जरी का उससे फ़ायदा ही होगा। फ़र्क पड़ता है पेशेंट के कैंसर के वापस आने में, कैंसर का क्योर के टर्म में। तो फर्स्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फर्स्ट स्टेज में ही रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। रोबोट एक सिर्फ़ टूल है। वो आप ओपन की जगह, लैप्रोस्कोपी की जगह रोबोट सर्जरी कर रहे हो, बट फर्स्ट स्टेज में इसका पूरे तरीके से इलाज किया जा सकता है। पेशेंट को बहुत अवेयरनेस होना चाहिए कि यूरोलॉजिकल कैंसर में सर हमें किस चीज़ का लैप्रोस्कोपी ध्यान। सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के बीच में कितना अंतर और कितना फ़र्क, कितना फ़ायदेमंद है और किस तरह से ये सूटेबल है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया के बड़े-बड़े लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जो आज से 15 से 20 साल पहले यही सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली करते थे और पूरी दुनिया में डेमोंस्ट्रेट करते थे कि ये लैप्रोस्कोपिक होती है, वो सर्जन्स भी आज की डेट में रोबोटिक से ही ये वो सर्जरीज़ करते हैं। हालाँकि वो तो दुनिया के बेस्ट थे, फिर भी उन्होंने रोबोटिक तो तभी अभी तो ये तो लेबोरेटरी सर्जरी अभी कुछ ही जगहों पे है, क्या सब जगह पे है? आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में 10 रोबोट थे, आज की डेट में 200 से ऊपर रोबोट हैं। अभी से 3-4 साल पहले तक सिर्फ एक ही कंपनी थी, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट में भी इश्यू था। अब 2-3 और नई कंपनीज़ आई हैं, एक अपनी मेड इन इंडिया भी कंपनी है। वो कंपनीज़ के आने की वजह से कॉस्ट भी कम हो रही है, लोगों को ऑप्शन भी मिल रहा है, दूसरे शहरों में भी रोबोट लग रहा है। तो आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी काफ़ी और इंक्रीज़ होगी और धीरे-धीरे ये सब नॉर्म आम आदमी के पास ये पहुँच सकती अच्छा है। सर, इसमें जो टेस्टिस और पीनस जो कैंसर है, उसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, गोरखपुर जैसे शहरों की बात की जाए, तो वो लोग इतना जागरूक नहीं है। तो उसके कारण क्या होते हैं और उससे बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, जो टेस्टिकुलर कैंसर्स हैं, वो तो जो मेल्स में गोलियाँ होती हैं उसके ट्यूमर्स होते हैं। तो टेस्टिकुलर कैंसर यूजुअली यंगर एज में, यानी कि 20 के दशक में या 30 के दशक में होते हैं। उसके एज़ सच कोई प्रूवन कारण नहीं है, लेकिन जैसे अगर बचपन में ही कोई टेस्टिस नीचे नहीं आया है, जिसको हम क्रिप्ट ऑर्किडिज़म बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। पुराने दूसरे टेस्टिस में अगर पहले कैंसर हुआ तो उसमें दूसरे टेस्टिस में हमें ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। एज़ सच नोन कारण नहीं होता। पेनिस के कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। पेनिस यूजुअली लेटर एज में भी हो सकता है, तो पेनिस में कोई घाव बन जाता है पेनिस के ऊपर। तो ये अगर शुरुआती दौर में अगर पकड़ा जाए ये दोनों ट्यूमर्स, तो बहुत क्यूरेटिव तरीके से इलाज हो सकता है। लेकिन अगर ये फैल जाए, जैसे कि जो टेस्टिस के लिम्फ नोड होते हैं, ये फैलता है लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए, जो कि इम्यूनिटी का पार्ट होता है।
तो पेट में फैल सकता है लिम्फ नोड में, या फिर ग्रॉइन में फैल सकता है। तो जब लिम्फ नोड्स में चले जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज हो जाती है, तो फिर उतना क्यूरेटिव इलाज की संभावना कम रहती है। बट फिर भी ये जो ट्यूमर्स हैं, इसका इलाज, स्पेशली टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का इलाज अगर जल्दी किया जाए तो वो बहुत अच्छे से तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। पेनिस ट्यूमर जो होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, तो शर्माना नहीं चाहिए। यूजली ये देखा जाता है कि डिले डायग्नोसिस में इसलिए होता है कि बॉल में या टेस्टिस में गांठ बनी हुई है या पेनिस पे कोई घाव बना हुआ है, तो लोग शर्माते हैं, बताते नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हो गया ठीक हो जाएगा। तो 6-6 महीने, साल-साल नहीं उसको दिखाते। जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब फैल भी जाता है, तब नज़र में आता है कि अब तो ये ठीक ही नहीं हो रहा, तो तब समय निकल चुका होता है क्योर का। तो इसलिए अगर शुरुआत में भी है तो एक बारी डॉक्टर को जाके जांच कर ज़रूर करवाएं।